so let us start today's session. And before going into detail, first of all, I let you know the answer of the poll. तो पोल किस किसने अटेम्प्ट किया था? आई थिंक 2-3 लोगों ने किया था. तो सॉरी, जो सीओ होता है ना, उसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो जो इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है दैट इज सिग्मा स्टार 2s. बस ये इम्पॉर्टेंट है. इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दिस वन. वैसे तो क्या लिखना चाहिए, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होना चाहिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, then sigma star 2s2, then pi 2px2, pi 2py2 and sigma 2pz2. ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए नॉर्मली. जो नाइट्रोजन का होता है, जो नाइट्रोजन का है वही इसका होना चाहिए, राइट. बट क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इस वजह से जो सिग्मा स्टार 2s है दैट जंप टू दिस पार्ट. तो याद रखना कि इसमें जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है सीओ में दैट इज सिग्मा स्टार 2s. तो जब सीओ से हम सीओ पॉजिटिव बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, एंटी बॉन्डिंग से, सिग्मा स्टार से. इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 3.0 से क्या कितना हो जाएगा, 3.5. कितना हो जाता है, 3.5. इसका मैं अलग से आपको वीडियो भी भेज दूंगा जो सीओ का कुल्सन ट्रीटमेंट है, कंप्लीट डायग्राम. बट दैट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दिस पार्ट कि व्हाट इज़ होमो इन इट. तो याद रखना कि होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन सीओ इज सिग्मा स्टार 2s. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. कर लोगे? इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो क्योंकि ये उसमें तो इंक्लूड होगा वैसे वीडियो में, बट पीपीटी में नहीं होगा. ओके, नाउ कम टू हाइड्रोजन बॉन्ड, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, एक्चुअली अगर हम बनाएं हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन एटम उसमें एक एसेंशियल पार्ट है, और उसके साथ जो एटम अटैच होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. और ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इट इज़ नॉट अ ट्रू टाइप ऑफ बॉन्ड बट इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि जब कोई भी मान लिया हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन अटैच टू एन एटम, ये कैसा एटम होना चाहिए, जो स्मॉल साइज का हो और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो. तो ये देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल इन साइज. तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव. तो इस तरह से ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा. तो एक एटम जो छोटा साइज में है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से ये अट्रैक्शन शो करता है, और इस अट्रैक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज ऑलवेज वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड, इससे स्ट्रांग नहीं हो सकता. और अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करें तो एक HF है, HF, दूसरा HO, और तीसरा HN. तो सबसे स्ट्रांग कौन सा होगा, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट? वेरी गुड, HF बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा. HO उससे कम, HN उससे कम. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इन दोनों की
दैट विल प्ले द मेजर रोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की उससे कम, नाइट्रोजन की सबसे कम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मैक्सिमम इन HF, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा HF, फिर HO और फिर HN। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो ये इस तरह से जिगजैग फैशन में एग्जिस्ट करता है। देखो फ्लोरीन है इस जगह पे, देख लो यहाँ से ये कर्व हो रहा है, वहाँ फ्लोरीन अटैच है। तो इसमें हाइड्रोजन एक्ट एज अ ब्रिज, यहाँ देखो हाइड्रोजन ब्रिज एक्ट कर रहा है हर जगह बिटवीन टू एटम्स जो होल्ड कर रहे हैं ये एक साइड वो कोवलेंट बॉन्ड से, दूसरी साइड हाइड्रोजन बॉन्ड से। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से, और सॉलिड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, कोवलेंट बॉन्ड। और ये फिजिकल स्टेट जो है कंपाउंड की वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगी, बट सॉलिड स्टेट में वो मैक्सिमम होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और गैसियस स्टेट में मिनिमम। और स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले बताया आपको, कौन सा, कि HF, HO और HN में बॉन्ड की स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड की इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। और ये दूसरा, इंटरमॉलिकुलर एंड इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिकुलर कब होती है और इंट्रामॉलिकुलर कब होती है? तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए, इंटर क्लास कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, तो इंटर कॉलेज कंपटीशन मतलब दो कॉलेजेस के बीच में कंपटीशन। इंटर स्कूल कंपटीशन मीन्स एक स्कूल, डिफरेंट स्कूल्स के बीच में कंपटीशन। इंटर क्लास मतलब एक ही स्कूल के, एक ही कॉलेज के दो क्लासेस के बीच में कंपटीशन, तो दैट इज इंट्रा स्कूल। तो इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अमोनिया है देखो, या वाटर है, तो आपको पता है नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, वैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। अब ये जो बॉन्ड बनेगा H और N के बीच में दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, वैसे ही H और O के बीच में जो बनेगा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल के विदिन ही बनता है। जैसे दूसरा इंट्रा जो है, ये देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो नाइट्रो ग्रुप और फिनोल ग्रुप, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वैसे ही सैलिसल्डिहाइड, इसका OH और इसका COOH, तो ये सैलिसल्डिहाइड हो गया, इनमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। और याद रखना कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट जो है ना डिक्रीज कर जाता है, और इंटर से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो ये डाइपोल अट्रैक्शन जो है अपोजिट एंड्स पे लगते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्मेशन है इट नेवर इन्वॉल्व मोर देन 2 एटम्स, 2 ही एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा हमेशा। और स्ट्रेंथ आपको मैंने बता ही दी थी कि HF की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, HO की उससे कम, और HN की सबसे कम। और जो भी 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वो सारे ही एक प्लेन में होने चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट। क्योंकि जब हिंड्रेंस होती है, जब कोई मतलब प्लेन से बाहर जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, दे कैन एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अगर उसके स्ट्रेंथ की बात की जाए तो
सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम डिटेक्ट कर सकते हैं डाइपोल मूवमेंट से, या सॉल्युबिलिटी बिहेवियर से, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग से, ठीक है, IR स्पेक्ट्रम से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। IR से तो ये भी देख सकते हैं कि इंटर है कि इंट्रा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से जो IR है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। बट अगर इंट्रा है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर इज नो चेंज इन IR स्पेक्ट्रा ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें भी होती है पर बिल्कुल स्लाइट एक्सटेंट में। दो हमने पढ़ा अभी कि हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए, या तो फ्लोरीन से, या तो ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से। बट थोड़ी बहुत, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये पता है ना। कार्बन अगर 3 हैं, एक sp3, एक sp2 और एक sp, विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? तीनों कार्बन है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वेरी गुड, क्योंकि जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसमें 33% x करेक्टर है, इसमें कितना है 25%। s करेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो बोलता है इसलिए sp हाइब्रिडाइज कार्बन हो या कार्बन किससे अटैच हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, या फिर जो कार्बन है यहाँ भी देखो नाइट्रोजन से अटैच और यहाँ भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसे केस में भी बिल्कुल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इज टू स्मॉल एक्सटेंट इट इज रिपोर्टेड। और क्लोरीन जो है और नाइट्रोजन की बात करें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है बिकॉज ऑफ इट्स साइज। मैंने बताया ना, दो कंडीशन होती है, एक तो स्मॉल साइज होना चाहिए और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर और वीकर हो सकता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब KHF2, अगर क्वेश्चन आए कि वाई KHF2 एग्जिस्ट, तो आप लिखोगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि KHCl2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। कि कोई आया है क्या? यार कैसे मैं एंटर करूं? कोई आया है ग्रुप में? हेलो, कोई ऐड होने, कोई ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट आई है? पता नहीं चल रहा है। हाँ जी, पता नहीं चल रहा है हमको। नहीं पता चल रहा है। अच्छा हमारे में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। ओके, चलो अभी मैं तो, चलो ठीक है, ओके, तो कंटिन्यू रखते हैं। KHF2 एग्जिस्ट, अगर क्वेश्चन आता है वाई, तो आप बोलोगे बिकॉज जो HF है वो जो KF है उसके फ्लोराइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए KHF2 एग्जिस्ट। बट KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज जो HCl है दैट कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद Cl नेगेटिव, क्योंकि KHF2 का मतलब है KF प्लस HF, तो KHF2 बनता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अभी बताया ना मैंने, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और सब्सटेंस को क्या कर देता है, वो लेस वोलेटाइल। और इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पिछली स्लाइड फिर से पढ़ाना। ये वाली यस सर, यस। बेटा मैंने बोला कि KHF2 जो है ना, दैट डज एग्जिस्ट, KHF2 एग्जिस्ट करता है, बट KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि KHF2 जो होता है वो एक्चुअली इट इज़ लाइक दिस, KF प्लस HF। तो HF तो ये होगा और KF का K प्लस और F नेगेटिव, तो F नेगेटिव और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए HF2 नेगेटिव बनता है और K प्लस के साथ जुड़ के KHF2 बनाता है। बट KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, KCl प्लस HCl, तो H और Cl तो इस तरह से है, और KCl में KCl नेगेटिव और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। इसमें तो ये कंप्लीट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव तो होंगे बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, इसलिए HCl2 नेगेटिव डज नॉट फॉर्म, और इसलिए KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट। राइट? ओके सर, ओके। नाउ मैंने अभी बताया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S से ज़्यादा होगा वाटर का, तो और वाटर लिक्विड होता है, H2S गैस, तो ऑब्वियसली H2O लिक्विड है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2S गैस है बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज़्यादा है, HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज़्यादा है। सेम रीज़न, अगर एमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्राइमरी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी में 2 NH है, सेकेंडरी में 1 NH है, और टर्शरी में कोई NH है ही नहीं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर जो होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये यू नो दिस इज प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। ग्लिसरॉल जो है इट इज़ अ विस्कस लिक्विड और उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। क्यों? क्योंकि देखो ग्लिसरीन का फॉर्मूला पता है आपको? ग्लिसरॉल फॉर्मूला लिख सकते हो? वो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला पता है? हेलो, नहीं पता है सर। ओके ठीक है, तो बोल देना है, नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस बोल देना है कि मुझे पता नहीं है। तो ग्लिसरॉल की बात करेंगे तो क्या होता है, CH2OH, क्योंकि ओल है ना, इसका मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 3 है ना, तो CH2OH, CHOH एंड CH2OH, तो इस तरह से ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो ग्लिसरॉल जो है विस्कस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का 3 इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद अनदर ग्लिसरॉल, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा और लिक्विड विस्कस होगा। चलो, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सॉलिड्स, मोर बॉइलिंग पॉइंट इज प्रेजेंट इन प्राइमरी अमाइंस। हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो ये क्वेश्चन जो है G-सेट में आया है 2011 में कि हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज मैक्सिमम इन HF। वेरी गुड, तो आंसर होगा B। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये मतलब इसमें नहीं है बट ये क्वेश्चन आया हुआ है G-सेट में 2017 में कि कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है।
तो मैंने NO2 आपको लिखवाया था कि NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, अगर आपको याद हो तो। NO2 इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। O2 नेगेटिव, O2 बताया था, O2 में क्या होता है, लास्ट ऑर्बिटल में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में 1 1 होता है, याद है। और O2 नेगेटिव में क्या हो जाता है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py 1 1। तो ऑब्वियसली 2 1, O2 नेगेटिव में 2 1, इसलिए ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। और ClO2 में आपको पता है कि 2 ऑक्सीजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। क्लोरीन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो इसके पास कितने हैं, 7। 7 में से 4 यूज कर लिए तो 3 बचे ना, तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये भी पैरामैग्नेटिक। Cl2O7 जो है बेटा, ये फिर बचा, ये इस तरह से होता है। तो Cl2O7 जो है दैट इज डायामैग्नेटिक, याद रखना। ये स्ट्रक्चर नोट कर लो। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ClO2 भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, O2 नेगेटिव भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो आंसर आएगा D। ओके, अब हम जो है अगला टॉपिक चलो कर ही लेते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे अल्कोहल की सॉलिबिलिटी देखें अगर वाटर में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगी ना। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सॉलिबिलिटी को डिक्रीज करता है। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है या सैलिसिलिक एसिड है, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरा आइसोमर्स, क्योंकि पैरा आइसोमर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको एक दिया हो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और दूसरा पैरानाइट्रोफिनोल, और पूछ ले कि आउट ऑफ देम विच वन इज स्टीम वोलेटाइल, विच वन इज स्टीम वोलेटाइल। यस, बता सकते हो। पहले पता होना चाहिए कि वोलेटाइल का मतलब क्या है। वोलेटाइल जो वेपर बना दे इजीली, वेपर बनाए इजीली, और स्टीम वोलेटाइल मतलब स्टीम पास करें तो उसमें वो वेपर फॉर्म में निकल जाए। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बताओ। इंट्रा। हाँ, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अगर इंट्रामॉलिक्यूलर, और जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसमें कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में, सॉरी पैरानाइट्रोफिनोल में, और इंट्रा है इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। इंट्रा से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है दैट इज स्टीम वोलेटाइल, एंड पैरानाइट्रोफिनोल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज स्टीम नॉन वोलेटाइल। एक स्टीम वोलेटाइल, दूसरी स्टीम नॉन वोलेटाइल। एक स्टीम वोलेटाइल, दूसरी स्टीम नॉन वोलेटाइल। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके,
विस्कोसिटी बढ़ जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कंपाउंड को क्या कर देता है, मोर विस्कस, इसलिए ग्लिसरॉल जो है हाईली विस्कस है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में भी दैट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि प्रोटीन्स की स्टेबिलिटी, न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच वन वुड हैव हायर एंट्रोपी, किसकी एंट्रोपी जो है वो हायर होगी? पैरानाइट्रोफिनॉल। अच्छा, क्यों? इट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में एसोसिएशन नहीं होगी ना बेटा। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो दैट इज मोर इंडिपेंडेंट, वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है होने से इंट्रामॉलिक्यूलर, इसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, याद रखना है। हाँ जी ये इंट्रा और वो कैसे समझा दो ना एक बार। बेटा, इंट्रा मतलब कि जो मॉलिक्यूल है उसी में ही आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब दो ऐसे पोलर ग्रुप प्रेजेंट हों मॉलिक्यूल के अंदर ही, उसमें दूसरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, ये एक फ्री पार्टिकल हो गया, इसने दूसरे को जोड़ा नहीं, है ना। बट जब इंटर बनती है तो एक मॉलिक्यूल एक का, दूसरा दूसरे का, है ना, इसलिए सर एंट्रोपी वाले शब्द को थोड़ा एंट्रोपी, हाँ एंट्रोपी का मतलब होता है बेटा रैंडमनेस। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएं, है ना, तो मतलब रैंडमनेस बढ़ गई। जैसे आज जो प्रोग्राम हुआ, जब हम लेक्चर सुनते हैं, मतलब क्लास में हैं, तो सारे बेंचेस से जुड़े रहते हैं ना, तो रैंडमनेस क्या होती है, कम, मतलब रैंडमनेस को क्या बोल सकते हैं, इरेगुलरिटी, है ना। बट जब मान लिया प्रेयर रिसेस टाइम है या हम खाना खाने के लिए गए थे, तो सारे इधर उधर मतलब जा रहे थे, तो दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब है फ्री मूवमेंट, कि कोई बेली बारिश नहीं है। बट क्लास में होते हैं तो क्या होता है, क्लास के सामने टीचर खड़ा होता है ना, तो उसके वजह से हम क्या करते हैं, फोर्सिबली वहाँ जो है आराम से बैठते हैं। ओके शैलेश खान, ओके बेटा टाइम पे आया करो, हैं, समझ गए बच्चे? ओके, तो रैंडमनेस समझ में आ गया। यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट को एंट्रोपी कहेंगे। हाँ, जैसे गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम, सॉलिड की सबसे कम, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेटल होते हैं, है ना। बट इसीलिए मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर में एक एक मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसकी मूवमेंट फ्री होती है, इसलिए उसको हाँ, उसकी रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होगी इसलिए। हाँ, बट इंटर में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं आपस में, चेन बन जाती है, तो इसलिए रैंडमनेस क्या हो जाएगी, वो मूवमेंट नहीं कर सकते। हाँ कम हो जाती है मूवमेंट। ठीक। अमोनियम सॉल्ट्स जो है दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन क्रॉसपॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट्स, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट की बात करेंगे तो NH4+ होगा उनमें, तो NH4+ क्या करेगा, NH बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे वाटर से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम इन NH4+ shows hydrogen bonding with water molecule in addition to dipole ion interaction, बट Na+ में ऐसा नहीं होगा, इसलिए सोडियम सॉल्ट से ज़्यादा अमोनियम सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होते हैं।
H2O लिक्विड है, H2S गैस है, अभी बताया मैंने आपको। क्यों, बोलो। जल्दी। बिकॉज H2O इज एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज एब्सेंट इन H2S। वैसे ही एल्कोहल जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से या थायोल से, थायोल पता है ना क्या होता है, SH, जैसे एल्कोहल OH होता है, थायोल SH। तो क्यों एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा? अगेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टॉपिक ही वो चल रहा है। ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन इथेन ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, थायो ईथर्स। अब बात करते हैं व्हाट आर थायो ईथर्स एंड व्हाट आर ईथर्स। तो ईथर में क्या होता है, O होता है दो अल्काइल के बीच में, दैट इज ईथर। थायो ईथर मतलब सल्फर होगा ऑक्सीजन की जगह। तो ऑब्वियसली थायो ईथर जो है ये बोल रहा है कि हायर बॉइलिंग पॉइंट है देन ईथर्स। तो अब तो उल्टा हो गया यहाँ, क्योंकि अब मॉलिक्यूलर मास की बात आ रही है ना। थायो ईथर का बॉइलिंग मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, क्योंकि O वहाँ H तो है नहीं, O थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए यहाँ सिर्फ मॉलिक्यूलर मास का केस आएगा। मिथेन और वाटर का मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम होता है बोलता है, बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। सेम रीज़न, क्योंकि मिथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और वाटर में होती है। ओके, देन कम टू नेक्स्ट पार्ट कि a compound with two or more OH groups present on a carbon is usually unstable, but वहाँ पे क्लोरल हाइड्रेट जो है that is fairly stable। तो क्लोरल हाइड्रेट का ना याद रखना आप लोग, क्लोरल हाइड्रेट जो है इस तरह से होता है, CHOOH। तो ये इस तरह से समबट हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो क्लोरल हाइड्रेट शो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये स्ट्रक्चर इसने बनाया ही है। ओके, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये 3 क्लोरीन और यहाँ OH, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, CCl3 और ये इसका Cl, इसका OH, Cl और OH तो मतलब वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं ये। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड गैशियस फेज में भी एग्जिस्ट करता है। तो याद रखना, इट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में डाइमर बनता है इवन इन गैशियस स्टेट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द डाइमर। देखो, ये एक एसिटिक एसिड है और ये दूसरा एसिटिक एसिड, तो दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्सप्लेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन अमोनिया एंड वाटर। तो यहाँ पे आपको पता ही है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, उल्टा नहीं होता है। हाइड्रोजन किसका होता है, वाटर का, और नाइट्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया HCl, अगेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में भी है, बट वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, इसलिए ये ऑर्डर होगा। बताओ, इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है? HCl, वेरी गुड। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल दो इसमें से। सैलिसिलिक एसिड,
तो याद रखना सैलिसिलिक एसिड होता है ना, ये क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, है ना, और यहाँ पे ओ एच, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स है ना, क्योंकि कम से कम हाइड्रोजन तो किसी एटम से अटैच होना चाहिए ना, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट होगी। ओके, तो बिफोर सेइंग थैंक्स टू यू, बाकी हम कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज कर लेते हैं, जो टॉपिक मैंने नहीं किए कवर कुछ वो कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पढ़ा था, सिग्मा बॉन्ड पढ़ा, पाई बॉन्ड और सिग्मा स्टार बॉन्ड नहीं पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी, सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, ये बने थे। अब एक जो आपको करना है एक्स्ट्रा, दैट इज डेल्टा बॉन्ड एंड डेल्टा स्टार बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए याद रखना कि वी यूज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच में ही डेल्टा बॉन्ड बनता है, ओनली दिस वन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कौन से डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो चार लोब्स होते हैं ना, जब रोटेट करते हैं इन ऑर्बिटल्स को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तो जो लोब के साइन चेंज होते हैं, साइन ऑफ द लोब्स चेंजेस 4 टाइम्स। किसके कंपैरिजन में, पाई बॉन्ड, पाई ओवरलैप के कंपैरिजन में वो जो कितनी बार होता है, 2 चेंजेस होते हैं इन पाई, और नो चेंज इन सिग्मा। सिग्मा में तो सिंपल ऐसे बनता है, तो कोई चेंज नहीं होता। पाई में क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, तो ऑब्वियसली 2 बार चेंज होगा ऑन रोटेशन। बट डेल्टा बॉन्ड में जो साइन चेंज होता है, प्लस माइनस जो होता है ना, वो 4 टाइम्स चेंज होता है, याद रखना। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जेड एक्सिस है, तो दूसरा ऐसे ओवरलैप होगा, प्लस माइनस इसका, सॉरी, साइडवेज ओवरलैप होगी, इससे प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इस केस में जब वो चेंज होगा ना रोटेशन से, तो लोब्स जो चेंज होंगे, साइन ऑफ द लोब चेंजेस 4 टाइम्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेल्टा बॉन्ड किन डी ऑर्बिटल के बीच में बनता है, तो दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये याद रखना। ओके, और हमने क्या किया था, रिवीजन में जाएं तो सीओ वाला कर लिया हमने अभी, और एक मिनट मुझे, हाँ, बेंट रूल, बेंट रूल, बेंट रूल आपने किया, मैंने शेयर कर दिया था बेंट रूल शायद। ओके, वेरी गुड। तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो बेंट रूल में जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मेन फंक्शन है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो 2 पोजीशन हैं,
यहाँ पे लोन पेयर की बात करें अगर, इसमें जैसे और किसके PH3 में, ये शायद ड्रैगो रूल में हुआ था ना ये। इसका जो एस ऑर्बिट, ये जो लोन पेयर होता है वो किस ऑर्बिटल में होता है? सर एस। वेरी गुड, प्योर एस में, याद रखना ये। इसका जो ये ऑर्बिटल होता है दैट इज इन द प्योर एस ऑर्बिटल। इसलिए अगर दोनों का बेसिक करेक्टर कंपेयर करें तो किसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा होता है? बेसिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, अमोनिया का या PH3 का? लोन पेयर जो है, मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है इन अमोनिया, इट इज़ इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो PH3 में है, क्योंकि इसमें राउंड अबाउट 90 डिग्री, ये ड्रैगो रूल में किया था हमने कि H2S है या H2SC है या H2TE है, और इधर PH3 है, ASH3 है, SBH3 है, इनमें एंगल इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर इज इन ऑलमोस्ट प्योर s ऑर्बिटल। तो मुझे बताओ कि जो s ऑर्बिटल होता है और p होता है, d होता है, f होता है, तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है अपनी तरफ? एस। वेरी गुड। तो अगर प्योर s में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। तो इसका मतलब अमोनिया और PH3 में कौन बेटर डोनर हुआ? हाँ, तो अमोनिया इज मोर बेसिक देन PH3। ठीक है, समझ गए ये बात? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके ग्रेट। तो अब मुझे बताओ कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? कोवैलेंसी क्या होती है पहले? कोवैलेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कितने कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। ठीक है, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में कितने अवेलेबल ऑर्बिटल हैं? 4। वेरी गुड, 1 2s एंड 3 2p। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इज 4। कीप इन माइंड, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं सेकंड पीरियड में? लिथियम से लेके फ्लोरीन तक। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी उनकी हो सकती है 4, मतलब 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते ये। अच्छा, अब हमने किया था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, और साथ में हमने और क्या किया था कि रेगुलर ज्योमेट्री का कंसेप्ट। तो जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी होती है? लीनियर। और sp2 हो तो देखो, चाहे ट्राइगोनल प्लेनर, और sp3 हो तो टेट्राहेड्रल। तो देखो, मीथेन की भी टेट्राहेड्रल होगी,
CCl4 की भी टेट्राहेड्रल होगी, CHCl3 की भी टेट्राहेड्रल होगी, CH2Cl2 की भी टेट्राहेड्रल होगी और CH3Cl की भी टेट्राहेड्रल होगी। तो इनमें मुझे बताओ कि जो हाइब्रिडाइजेशन आइडियल है वो किन में होगी? रेगुलर ज्योमेट्रिक किस किस में होगी? CH4 वेरी गुड, CH4 हाँ वेरी गुड, क्योंकि इनमें बॉन्ड भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ओनली बॉन्ड पेयर्स हैं और सारे बॉन्ड पेयर एक जैसे हैं, तो उनको हम बोलेंगे कि दे हैव आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। बाकियों में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा उसमें पी करेक्टर ज़्यादा होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो जिससे अटैच होगा उस ऑर्बिटल का सेंट्रल एटम का एस करेक्टर ज़्यादा होगा, वो बेंट रूल में पढ़ा था ना। तो वो क्लियर कट sp3 नहीं होगा, इनमें नहीं होगा तो एक बार फिर बेंट रूल देख लेना। इसमें क्लियर sp3 नहीं होगा इनमें, बट CCl4 हो या CH4 हो तो उनमें क्लियर जो होगा वो sp3 होगा। ओके, अब बात करते हैं, देखो sp है, sp2 है, sp3 है, तो अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो sp में कौन सा बॉन्ड एंगल होता है? 180, 180 डिग्री और इसमें 1। ओके, तो अब अगर मैं लिखूं कि मान लिया बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो 125 है, चलो अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऐसा पूछ ले कोई कि 120 डिग्री होती तो sp2 होता, sp3 होती तो क्या होता 109 डिग्री 28 मिनट, बट एंगल है मान लिया 128, चलो 128। अब ना तो वो ओहो तो इधर आएगा, चलो सॉरी मैं लिखता हूँ कि 114 डिग्री एंगल है। अब पूछे कोई कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है, जो p ऑर्बिटल है वो 2 और 3 के बीच में आएगा वैल्यू। sp ना तो वो sp2 होगा ना ही वो sp3, तो जो p के पावर है वो 2 और 3 के बीच में आएगी। वैसे ही अगर इधर हो, मान लिया 180 डिग्री की जगह है 150 डिग्री, अब 150 डिग्री होगा ना तो वो sp हुआ ना ही sp2, इसका मतलब p ऑर्बिटल जो है वो 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू होगी, है ना। अगर एग्जैक्ट निकालना हो तो आपको परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर में जाना पड़ेगा, cos थीटा इज s अपॉन s माइनस 1 और p माइनस 1 अपॉन p, दिस इज द फंडा टू कैलकुलेट। बट क्योंकि हम मैथमेटिशियन नहीं हैं तो ये मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम एक एग्जैक्ट फिगर आउट कर लेंगे कि 1 और 2 के बीच में वैल्यू आएगी, ठीक है। सर ऐसे कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल मैंने एग्जिस्ट, एग्जिस्ट हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि लोन पेयर आता है तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो जाता, समझे। जैसे मैंने, हाँ बेटा, बट अगर मान लिया हाइब्रिडाइजेशन पूछे, अब इसका तो हम क्या बोलेंगे, मान लिया ये है, ये नेगेटिव लगा देते हैं, चलो एक मिनट, NO3 नेगेटिव। अब NO3 नेगेटिव में कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आइडियली तो हम क्या बोलेंगे, sp2 है,
क्योंकि एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, ऐसे ही लिखेंगे ना। यस सर। बट अगर वो यहाँ पे एंगल की बात करता है तो फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे इससे। अगर सिर्फ ऐसे बोलता है कि NO2 नेगेटिव में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो यू विल राइट sp2। बट वो बोलता है कि बॉन्ड एंगल किसी मॉलिक्यूल में जो है, अगर ये है तो 120 डिग्री एंगल होना चाहिए, sp2 है तो, बट एंगल तो 120 से कम होगा। बिल्कुल कम होगा। तो अगर ये 120 से कम है, समझो अब ये है मान लिया 114 डिग्री, चलो मैं वही बोलता हूँ जो लिखा है मैंने, चलो ये ले लेता हूँ 112 डिग्री, जो भी है, लेट अस से 112 कम होगा, ये तो क्लियर है। अगर बॉन्ड एंगल कम होगा इसका मतलब ये हुआ कि इनमें क्या हुआ, पी कैरेक्टर बढ़ गया, इनमें पी कैरेक्टर बढ़ गया, sp2 से sp2.1 हो गया लेट अस से, तो मतलब इनमें s कैरेक्टर कम हो गया, तो लोन पेयर में s कैरेक्टर बढ़ जाएगा। वैसे भी लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में होता है उसका s कैरेक्टर ज्यादा होता है कि नहीं, तो ये जो होगा उसमें ये sp 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, sp2 की जगह 1.9 हो जाएगा लेट अस से। एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, समझे, थोड़ा आइडिया लगा आपको क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर वो बाई चांस बॉन्ड एंगल देता है, लोन पेयर बेटा हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही होगा ना। बट अगर मैं बोलता हूं कि sp2 तो सब sp2 है, बट s करेक्टर जो है लोन पेयर वाले ऑर्बिटल का s करेक्टर थोड़ा ज्यादा होगा और बॉन्ड पेयर वाले का s करेक्टर थोड़ा कम होगा, इसलिए तो ये थोड़ा बहुत चेंज आता है। मतलब ये हम बात कर रहे हैं जैसे नेट के एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है कि जी सेट के एग्जाम में ना आए, है ना, बट ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं, चलो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, तो कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा ओवरलैप करेगा, sp में से कौन, s या p, वेरी गुड, तो s ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उससे कम sp, उससे कम sp2, उससे कम sp3 और सबसे कम p, क्योंकि इसमें 100% s करेक्टर, इसमें 50% s करेक्टर, इसमें 33.3% s करेक्टर, इसमें 25% s करेक्टर, इसमें 0% s करेक्टर। तो s करेक्टर जैसे जैसे कम होगा स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, दिस इज बेंजीन, 6 सिग्मा और 3 पाई। कितने, 12 और 3। हाँ, ये यहाँ पे देखो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, टोटल सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है तो आपको होता है कि इसके साथ CH भी हैं। सर जी बेटा, आज सर आप बोल रहे थे ना सेमिनार में कि आज रेजोनेंस वाला सिखा रहे थे कुछ, हाँ हाँ हाँ, सर बोल रहे थे आई इफेक्ट बोल रहे थे और आपने बताया था आर इफेक्ट हो रहा है, हाँ जी हाँ जी, सर वो थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दो। हाँ मैं समझा देता हूँ, चलो इसको पहले कर लेते हैं। 12 सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि CH सिग्मा बॉन्ड्स हैं और C सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड्स।
ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लिया बात कर रहे थे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। अब इसमें जब हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से तो क्या होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहिए, तो इन टर्न जो कार्बन पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहिए, तो CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। बट एक्चुअल में CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। अगर माइनस आई होता तो बढ़ती, बट एट द सेम टाइम you know this lone pair is in conjugation with pi bond, there is a resonance, तो lone pair pi bond बनेगा, pi bond lone pair बनेगा, it is like this। तो इस वजह से क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच इंक्रीज इन कार्बन। हाँ, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ना कार्बोनिल का, इसका कार्बोक्सिल कार्बन का एक कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड हो गया ना गलती, मतलब बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH। कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। बेटा ये टोटोमेरिज्म नहीं है, ये इट इज़ अ प्योर रेजोनेंस। टोटोमेरिज्म का मैं बताता हूँ कैसे होता है ना। जो कीट, हाँ उसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि कीटो में व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड इनोल में व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन, है ना, वो भी मैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के बारे में बताता हूँ। पहले ये सिंपल रेजोनेंस है। देखो टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि जो, हाँ हाइड्रोजन जो है ना वो शिफ्ट होता है। रेजोनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो एटॉमिक पोजीशंस हैं दे रिमेन सेम। तो आप देखोगे ऑक्सीजन यहाँ है, वहीं है, कार्बन वहीं है, ऑक्सीजन भी वहीं है, हाइड्रोजन भी वहीं है, बस इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो गई। इस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। तो इस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, एंड देयरफॉर जो IR इसकी स्ट्रेचिंग है वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। आई थिंक यू गॉट इट, ओके सर। है ना। और वैसे ही जब हम क्लोरो की बात करते हैं तो देखो इसमें भी रेजोनेंस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। रेजोनेंस इंक्रीज होता है तो आई इफेक्ट इंक्रीज होती है। हाँ, रेजोनेंस अगर बढ़ेगा ना, प्लस R अगर बढ़ेगा तो उससे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड करेक्टर है वो कम हो जाएगा, है ना, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा ना कार्बन ऑक्सीजन, तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी इसकी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसलिए IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। यस बेटा। सर हमको जो IR मिलता है वो लंबा मिलता है ना? हाँ, IR जो मिलेगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कम होगी, वो कम होगी, हाँ। हाँ डिक्रीज हो तो जाएगी। जितना सर कम होगी तो इस लेंथ तो ज्यादा ही होगी ना? हाँ, बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, हाँ। हाँ ठीक है। ओके, ठीक है। बट क्लोरो की बात करोगे तो इसमें भी -I भी है, प्लस R भी है, बट इसमें -I जो है ना वो डोमिनेट करता है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, तो इसलिए -I इफेक्ट डिसाइड करता है इसमें। देखो -I इफेक्ट क्या करेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा -I, और जो प्लस R है वो CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो अगर -I डोमिनेटिंग है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मतलब IR फ्रीक्वेंसी हायर रीजन में आएगी, इंक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और अगर प्लस R डोमिनेट है तो IR डिक्रीज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। हाँ बेटा बोलिए, आगे बढ़े। हाँ सर। अब अगर मैं, चलो कार्बोनिल की बात ही कर रहे हैं, चलो ये कार्बोनिल था, इसी की बात कर लेते हैं। अगर एक है BF3 तो देखो सारे BF बॉन्ड्स हैं, इनके बीच का एंगल रहेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। बट अब देखो ये बोरोन भी sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है, तो एंगल कितना होना चाहिए,
सब 120। सर सीओ के वजह से बॉन्ड एंगल 120 से ज़्यादा कम होगा। ज़्यादा कम मतलब कौन सा कम होगा? सर वो चलो सीओ एक लिख देता हूँ सीवाई के ये। दो बॉन्ड है ना, वो दोनों के बीच का गैप बढ़ेगा, कम होगा। वेरी, ये वाला जो गैप है कम हो जाएगा, राइट? क्योंकि पाई बॉन्ड क्या करेगा, उसको ज़्यादा रिपेल करेगा। डबल बॉन्ड रिपेल मोर देन सिंगल बॉन्ड, राइट? तो इसलिए हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। 1 का बॉन्ड एंगल कम होगा इन दोनों से। वैसे ही इथीन में होता है, आपने देखा होगा कि ये इनको रिपेल करता है तो ये एंगल बढ़ जाते हैं, 120 नहीं होते ये राउंड अबाउट 121 हो जाते हैं, और ये फिर 119 के करीब हो जाएगा या 18 के करीब हो जाएगा, जो भी एंगल, टोटल तो 360 होगा ना। तो ये इस तरह से ये CH का बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ ये डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड रिपेल मोर। ओके, ये भी कंसेप्ट हो गया आपका। अब बात, मेसोमेरिक इफेक्ट और डांसिंग रेजोनेंस। हाँ वो बेटा मैं ऑर्गेनिक में वो करवाएंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको वो जो टॉटोमेरिज्म की बात हो रही थी ना, वो मैं बता देता हूँ। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि सर इसमें टोटोमेरिज्म में अल्फा और बीटा कार्बन जो होते हैं ना, हाँ जी, वो शॉर्ट में समझा दो ना थोड़ा। हाँ मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है, मान लिया ये कीटोन है अपने पास, एसिड, चलो मैं एसीटोन लिखता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो ये क्या है? ये C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। तो इसमें क्या होता है कि जो CO के बगल वाले कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन जो है ना, अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द टॉटोमेरिज्म। अगर वो नहीं होंगे तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है? तो करते क्या है ये कि ये सिग्मा बॉन्ड CH सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेगा, और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है दैट वेंट टू OH। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इनोल। ये कीटो था और ये क्या बन गया, इनोल। अब ये क्या बात करता है कि जो कार्बन है, ऐसा बोलेगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इनोल। इनोल में इस कार्बन की, देखो इसकी तो sp2 रहेगी, बट ये जो कार्बन है इनोल की वजह से ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है? ये है इनोल, ओके? समझे बच्चा? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। और बीटा कार्बन में भी ऐसा होता है ना कुछ? बीटा कार्बन, अच्छा टोटोमेरिज्म में दो होता है ना, अल्फा हाँ, ये जो है ना, ये 1 3 शिफ्ट हुई, देखो वो तो बेटा सिंपल इसकी बात और कर रहा है ये, फिर है ना, इसमें भी रेजोनेंस जैसे अगर शो करें हम, है ना, तो साइनाइड HCN है ना, और आइसोसाइनाइड CH3CN लिखूँ मैं, और ये क्या बोलते हैं
1 2 और 1 3 टॉटोमेरिज्म की बात हो रही है ना? यस सर। अच्छा, तो एग्जाम्पल दो कोई। सर इस कीटोन वाले में CH2CH3 कर दो तो हो जाएगा ना? हाँ जी, CH2 में अल्फा आएगा और CH3 में बीटा। हाँ जी। सर बीटा पोजीशन पे तो टोटोमेराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है ना शायद। हाँ, बीटा पोजीशन पे तो नहीं होगा, अल्फा ही रहेगा पोजीशन। हाँ अल्फा पे ही पॉसिबल होता है, बीटा पे पॉसिबल नहीं होता। बच्चे आपने कहाँ देख लिया टॉटोमेरिज्म बीटा में? जैसे इवन जो कल आज ही सर ने जैसे बनाया था ये वाला। सर वो टोटोमेरिज्म में ही नहीं, वो जनरली 1 2 शिफ्ट और 1 3 शिफ्ट को कह रहा है। अच्छा अच्छा, देखो जैसे ये है और ये क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं ना। जैसे इसमें देखो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो बताओ कौन सा अल्फा जो है वो टॉटोमेरिज्म में पार्ट करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस बेटा। सर बीच वाला, क्योंकि क्यों? उससे रेजोनेंस ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? मतलब उससे पाई बॉन्ड शिफ्टिंग ज्यादा होगी इसलिए। क्यों? कॉर्नर वाला आएगा सर। नहीं तो क्यों? मतलब रीजन आउट करो, कॉर्नर वाला आएगा कि बीच वाला आएगा, इट्स ओके, बट क्यों ऐसा? क्योंकि सर इसमें 2 कीटोन है ना, तो कॉर्नर वाला पे जो आएगा ना उसमें ज्यादा स्टेबल होगा वो। देखो मेरी बात सुनो। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बीच वाला कार्बन है उसके लिए ये दोनों CO जो हैं दे आर विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ कर रहे हैं, राइट? और अगर ये दोनों विड्रॉ करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से ज़्यादा होगी, समझे? क्योंकि इसके लिए विड्रॉइंग कौन है? ओनली 1 CO। और इसके लिए कितने हैं? इसके लिए 1, बट इसके लिए 2 CO जो हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इससे, ठीक है? इसलिए इट इज़ मोर एसिडिक। तो जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होती है दैट इज़ इन्वॉल्व, इसलिए वो ज़्यादा इन्वॉल्व। और एसिडिक होगा ना। हाँ, H मोर एसिडिक होगा तो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो ये रीज़न देना है आपको, ठीक है? ओके सर। और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा इंट्रा, ओके? और याद रखना कि जो मैंने बार बार बताया आपको कि वो जो ड्रैगो रूल अच्छे से कर लेना, बेंट रूल भी कल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ओके, अब ये मुझे बताओ कि सिस और ट्रांस में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है? सीस का। ये ओके, वेरी गुड। ये सिस और ये ट्रांस। तो ट्रांस में क्या होता है? पोलैरिटी ड्यू टू 1 Cl इज कैंसिल्ड बाय अदर। यहाँ पोलैरिटी जो है वो एडिशन हो जाएगा पैरेललोग्राम, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से। सर डाइपोल मोमेंट में लोन पेयर काउंट नहीं करना है ना? लोन पेयर काउंट करना है ना बेटे। जैसे ये NH3 और NF3 का बताया था उस दिन, वो तो लोन पेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताया था NH3 और NF3 कि पोलैरिटी ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज द लोन पेयर, ठीक है? और NF की वजह से अपोजिट साइड। हाँ, NF3 NH3 की बात कर रहा हूँ मैं। तो पोलैरिटी ड्यू टू लोन पेयर जो है यहाँ पे रीइंफोर्स हो रही है, यहाँ क्या हो रही है?
सॉरी यहाँ पार्शियल कैंसिल हो रही है NF3 में, और इसमें क्या हो रही है इनसाइड, तो ये रीइंफोर्स हो रही है। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, रीइंफोर्स्ड, मतलब जिस साइड एक फोर्स लग रही है उसी तरह री इन्फोर्स कर दी और बढ़ा दी। इसमें क्या हो गया, पार्शियल कैंसलेशन। तो किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, बोलो। हाँ NH3 की ज़्यादा होती है इसलिए। अब मुझे बताओ, अगर मैं क्या करूं कि एक्स एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लूं, एक्स एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो एक्स एक्सिस अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो 2px 2py और 2pz में कौन सा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और कौन सा पाई बॉन्ड बनाएंगे? वेरी गुड, सिग्मा स्टार 2px बनाएगा और 2py और 2py जो है 2py और 2pz वो बनाएंगे पाई। ये मैंने शायद पहले भी बता चुका हूँ ये बात कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बनाता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एच HCO3 ये बोलो, XE XCO3, तो XCO3 में आपको पता है 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, सही है। तो पोलैरिटी ड्यू टू लोन पेयर इज अपवर्ड और पोलैरिटी ड्यू टू 3CO इज डाउनवर्ड, तो देयर इज अगेन पार्शियल कैंसलेशन, ठीक है। ओके अब कार्बोकेटायन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? कार्बोकेटायन, कार्बनायन और कार्बीन। कार्बीन जो है ना, तो कार्बीन को 2 तरह से लेना पड़ेगा बच्चे। पहले ये कार्बोकेटायन कार्बोनाइन समझ गए कि कार्बोकेटायन में 3 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, तो क्या होगा sp2, और कार्बोनाइन में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो sp3, हाँ, और पिरामिडल होगा, ठीक है। अब हम कार्बीन की बात करते हैं। तो बेटा कार्बीन जो होती है ना, पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज कार्बीन। कार्बीन में कार्बन इज अटैच टू 2 एटम्स, वो 2 एटम कोई भी हो सकते हैं, हेलोजन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, और देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन आइदर विद पैरेलल स्पिन, मतलब अलग अलग ऑर्बिटल में हो, या विद पेयर्ड स्पिन। तो अगर वो पैरेलल स्पिन में हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात की जाए तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, फॉर्मूला इज 2s+1, तो इसका s क्या होगा 1, तो ये होगा ट्रिपलेट कार्बीन, और ये क्या होगा सिंगलेट कार्बीन, क्योंकि इसका s आएगा 0 और इसका s आएगा 1। तो इसमें अगर दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं तो बेटा इसकी शेप होगी लीनियर और दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp।
ठीक है। वैसे ही अगर सिंगलेट की बात करेंगे तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर और एक वेकेंट ऑर्बिटल, तो इसकी शेप होगी बेंट और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रिपलेट कार्बीन जो है दैट इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, बट इसमें दोनों एक ही ऑर्बिटल में है, इसलिए ये होगा लेस स्टेबल, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सिंगलेट कार्बीन में ज़्यादा होगी। आई होप यू गॉट इट। यस सर, बट बोरेन्स में भी ऐसा ही कुछ होता है ना, बोरेन्स। बोरेन का जो टॉपिक आएगा ना, देन आई लेट यू नो एवरीथिंग, ठीक है? ओके सर एक एग्जांपल तो दे दो। अच्छा ठीक है, तो डाइबोरेन ही ले लेते हैं, ठीक है। अब डाइबोरेन जो है B2H6, इसमें क्या होता है कि जो बोरोन है ना, उसमें एक्चुअल में तो इट शुड बी लाइक C2H6। कैसा होना चाहिए ये? C2H6। बट C2H6 में क्या होता है कि जो CH3 है, 2 CH3 जो हैं उनके बीच में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं। बट यहाँ B2H6 की जब बात करेंगे तो BH3 और BH3, 2 BH3 के बीच में कुछ बचता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खाली। तो इसलिए ये कैसा कंपाउंड होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इथेन कैसा है? इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। ये कैसा है मॉलिक्यूल? इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। और B2H6 है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये कैसे बॉन्ड बनाता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल बॉन्ड नहीं बनाता, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है कि जो बोरोन के एक खाली ऑर्बिटल और 3 एक एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, ये दूसरे ऑर्बिटल के, इसका एक इलेक्ट्रॉन वाला, इसका खाली, ये दोनों साइमल्टेनियसली ओवरलैप करते हैं विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये भी साइमल्टेनियसली ओवरलैप करते हैं विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। और ये तो सिंपल बॉन्ड्स हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो इस तरह से ये BH2, ये भी BH2 और बीच में ये ब्रिजिंग बॉन्ड्स। और इसलिए इसमें क्या होता है, हर बोरोन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और ये जो बीच वाले बॉन्ड्स हैं इनको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। और ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स। और जो बाहर वाले जो हैं हाइड्रोजन, इनको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन्स। और ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। बीच वाले जो हैं दे आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। एंड इट इज बिहेविंग एज लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो सिग्मा बॉन्ड बनाए थे और पाई बॉन्ड बनाए थे, सिग्मा स्टार बनाए थे, पाई स्टार बनाए थे, उसमें जिरेड और अनजिरेड बताया था मैंने आपको। सिग्मा कैसा होता है, जिरेड या अनजिरेड? फिर सोच लो बेटा, सिग्मा होता है जिरेड, क्योंकि सिग्मा में क्या होता है, देखो ये S, ये दूसरा S, तो इस तरह से बन जाता है ना ये पूरा प्लस। बट सिग्मा स्टार बनाते हैं तो इसका प्लस दूसरे का माइनस, और वो इस तरह से एक नोडल प्लेन होता है और इसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं बनता है, इसलिए ये सिग्मा यू। पाई की बात करेंगे
तो एक का पी दूसरे का पी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, और एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, और इस तरह से ये हो जाता है पाई यू अनजीरोड। और पाई स्टार में क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और इस तरह से ए प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। तो इस तरह से यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर बनता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, इसलिए ये पाई जी। तो याद रखना कि जो सिग्मा होता है उसको हम लिखते हैं सिग्मा जी, अगर जी रेड इन जी रेड में लिखें तो। पाई स्टार को, सिग्मा स्टार को हम लिखते हैं सिग्मा यू, और पाई को हम लिखते हैं पाई यू, और पाई स्टार को हम लिखते हैं पाई जी। ओके, आई होप कि बहुत सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। फिर भी कुछ बचा होगा तो बता देना। यस बेटा, कोई डाउट? डाइपोल मूवमेंट का मैंने एक वीडियो शेयर किया था अलग से, वो देख लिया था सबने? और वेरी गुड, कुछ लोग एक देखते हैं, और मैं ये बता देता हूँ, ईमानदारी से टेस्ट दो, ठीक है? क्योंकि टेस्ट देने से एक तो आपको नए क्वेश्चंस पता चलेंगे, अगर नहीं भी आता है तो इट्स ओके, हम थोड़ी आपको जज कर रहे हैं कि आपको आपका मार्क्स कम आया आपको सज़ा देंगे हम, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट उससे आपको इम्प्रूवमेंट होगी आपकी, ठीक है? इसलिए बेस्ट वे टू इम्प्रूव यही है कि आप लोग टेस्ट जो है रेगुलरली दो, ठीक है? और जो हमने ये किया ना अभी, ये कौन सा था, B2H6 वाला, उसमें जो ये बॉन्ड बनता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा है, sp3s sp3, 2 बोरोन के sp3 और बीच वाले का s। वैसे ही अगर मैं BeCl2 की बात करूं तो BeCl2 में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होती है। BeCl2, आज आपको जो मेरे वॉइस क्वालिटी है उसमें डिफरेंस लग रहा है कुछ? मैंने वो माइक लगाया है तो आज थोड़ा ठीक है ना पहले से? दो बार आवाज आती है? अच्छा, ओके, चलो उसको भी देखता हूँ मैं कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि BeCl2 जो है ना, वो जब बॉन्ड बनाता है तो एक तो है कि वो इस फॉर्म में हो, मोनोमेरिक फॉर्म, ठीक है? बट जनरली जो बेरिलियम है इस तरह से बॉन्ड बनाता है एक तो, ठीक है? तो इसमें अगर हम ये डाइमर की बात करें तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2, मोनोमेरिक फॉर्म में क्या हो जाएगी, sp। देखो डाइमर ये मोनोमेरिक फॉर्म में लीनियर और इसमें ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर पॉलीमेरिक की बात करें, सॉलिड स्टेट में बनता है, तो याद रखना एक तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है, और हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहां हो जाती है sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, sp3।
और इसमें जो बॉन्ड बनते हैं दैट इज थ्री सेंटर अगेन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं। ब्रिज जो बनता है ना उस सर ये सेंटर वाला कंसेप्ट एक बार बताइए ना। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे काम करने का? अच्छा, जो ब्रिज बना है ना, उसमें कितने, जो देखो एक मिनट बता देता हूँ, ये है एक बेरिलियम, ठीक है, इसने ये बॉन्ड बनाया है, ठीक है, ये दूसरा बेरिलियम है, इसने इसके साथ क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो ये 3 सेंटर जुड़े हैं, तो कितने 3 सेंटर हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। तो इस तरह से दे फॉर्म 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब 2 तरह के बॉन्ड्स बने, देखो एक बॉन्ड कौन सा बना, BeCl जो ब्रिज बॉन्ड है, और दूसरा BeCl होगा जो टर्मिनल बॉन्ड होगा, लास्ट में बनेगा एंड में जाके। तो जो ब्रिज बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और टर्मिनल बॉन्ड की लेंथ कम होगी, क्योंकि ये तो सिंपल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, टर्मिनल एंड में जो बनता है, और जो बीच में बनेंगे वो कैसे होंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इसलिए ये जो है स्लाइटली वीक होंगे, ठीक है। सर ये बॉन्ड कौन सा होता है, कोवेलेंट होता है या फिर? अच्छा ये बेटा एक्चुअल में ये बॉन्ड है तो ये एक साइड कोवेलेंट एक साइड कोऑर्डिनेट, समझे, है तो वो इस तरह का बॉन्ड, बट इसमें क्या हो रहा है कि इस बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन, और इस बेरिलियम का 0, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल दे रहा है ये बड़ा बेरिलियम। ये है फंडा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं कि जो ICl3 है ना, सर हम कार्बन और बोरॉन की स्टडी क्यों करते हैं, मतलब बाकी सबकी स्टडी इतनी अलग नहीं आती? हाँ क्योंकि कार्बन की तो आपको पता ही है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कैटिनेशन हाई होती है ना, तो और जो बोरोन है ना वो P ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट बोरोन आता है ना, लिथियम बेरिलियम के बाद सीधा बोरोन। तो बोरोन की केमिस्ट्री जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बोरोन फैमिली करेंगे मेन, क्योंकि बोरोन फैमिली से ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो नेट का पेपर देख लो चाहे आप GSET का पेपर देख लो, बोरोन केमिस्ट्री ही आपको मिलेगी, ठीक है। इसलिए जनरली इस पे ज़्यादा फोकस रहता है, ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट्स के लिए भी सबसे पहला P ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा आएगा, ग्रुप 13, और उसमें ग्रुप 13 में भी पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, बोरोन, इसलिए बोरोन की केमिस्ट्री जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि एक मैंने बताया आपको B2H6 जो आपने बोला था मुझे, दूसरा मैंने उसी के साथ बता दिया आपको BeCl2, जो BeCl2 बताया ना उसी की तरह का BeH2 भी होता है। अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं ICl3। तो ICl3 में एक्चुअल में ICl3 जो है दैट इज अ डाइमर ऑफ ICl3, ICl3 का डाइमर है ये। तो इसमें होता क्या है कि जो आयोडीन है उसमें आपको पता है ICl3 की बात करें तो 3 बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर, 2 बेटा, कहाँ पे घूम रहे हो, आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो 7 में से 3 यूज़ हो गए, तो बचे कितने? 4, है ना। तो इसलिए 2 बॉन्ड पेयर, दूसरी 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो होता क्या है कि जो आयोडीन है वो इस तरह से 2 लोन पेयर तो इसके ऊपर ऐसे रहेंगे, और दूसरा आयोडीन भी इस तरह से। अब एक क्लोरीन, एक इसका क्लोरीन, ये इधर कोऑर्डिनेट बना लेगा, ये इधर, जस्ट लाइक BeCl2 ऐसा ही बना, ये कंपाउंड बनता है। तो इसमें बताओ मुझे, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन? अगर कोई पूछे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन I2Cl6, बोलो, क्या बोलोगे? sp3d2। वेरी गुड, दैट्स राइट, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है ना, ये फैंटास्टिक बात है कि दिस इज प्लेनर, मॉलिक्यूल इज प्लेनर, क्योंकि लोन पेयर की सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, इसलिए मॉलिक्यूल का रहेगा प्लेनर रहेगा। ये टाइम आज ज़्यादा तो नहीं हो गया? आप बता देना अगर आप थक जाओगे तो आई होप कि इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। फिर भी आपको अगर, सर I2Cl6 का फिर से स्टडी कराना। हाँ बेटा, I2Cl6 में क्या होता है कि जो आयोडीन है ना, उसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हैं? लोन पेयर। वैसे ही दूसरा आयोडीन जो होगा उसमें भी ऐसे ही होगा, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब ये जो क्लोरीन है ये क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये क्लोरीन जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, इस तरह से। तो ये जुड़ के क्या बना देते हैं? 2 क्लोरीन। तो लेकिन आयोडीन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ देता है? आयोडीन के पास, अच्छा, आयोडीन के पास तो वेकेंट ऑर्बिटल ही ऑर्बिटल हैं। आयोडीन जो है उसमें किस में आता है? देखो, पहले आता है फ्लोरीन, जिसमें 2s2p होगा, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, 4s 4p, सॉरी 5s 5p 5d, इवन 5f। इस वेकेंट ऑर्बिटल तो बहुत सारे हैं आयोडीन के पास, ठीक है। समझे बच्चे? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन तो दे देगा। हाँ जी, सर ओवरऑल I2Cl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाँ, तो sp3d2, वही तो मैंने बोला आपको कि sp3d2 होगा, और ये प्लेनर होगा ड्यू टू द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर्स, प्लेनर होगा। और आयोडीन देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड बना रहा है, यस। तो इसलिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और ICl3 का हाँ sp3d? हाँ, sp3d वो तो सिंपल फंडा है। ICl3 में आयोडीन जो है वो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो sp3d होगा। बट I2Cl6 में जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आज का कोटा पूरा करते हैं, बहुत ज़्यादा ले लिया टाइम मैंने आपका। और प्लीज़ डू अटेम्प्ट द टेस्ट, ये मेरा हम्बल सबमिशन है टू यू ऑल, क्योंकि अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्लियर कट आइडिया होगा कि क्या करना है आगे हमें। अच्छा, एक यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये HH, और मैं यहाँ ले लूँ फ्लोरीन फ्लोरीन,
और आगे ले लूँ क्लोरीन, क्लोरीन, तो बता सकते हो आप कि ऑब्वियसली ये एंगल तो कम होगा, है ना। हाइड्रोजन का एंगल कम होगा, फ्लोरीन का एंगल और क्लोरीन का। अब इन तीनों में से किसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा? क्लोरीन। वेरी गुड। तो इसका 111.3 होता है, इसका एंगल 108 डिग्री। देखो 111.3 मतलब मोर देन 109 डिग्री 28 मिनट, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन्स। क्लोरीन की वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि साइज, इसका मतलब ब्रोमीन का इससे भी ज़्यादा होगा ड्यू टू द साइज। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल टेट्राहेड्रल से कम हो जाएंगे। अब देखो हम पहले बोल रहे थे डबल बॉन्ड रिपेल मोर देन सिंगल बॉन्ड, बट अब जो है ये साइज के कारण ऐसा हो गया। वैसा ही केस होता है ये जब हम एसीटोन लेते हैं, तो इसमें भी एंगल ये ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ दीज ग्रुप्स। ये भी अराउंड 111 होता है। तो साइज भी जो है प्ले द मेजर रोल। ठीक है, चलो तो करते हैं अब ख़त्म आज का कोटा। और कल जो है वो इवनिंग में सेम टाइम पे टेस्ट ले लेंगे आपका। ठीक है, लाइव टेस्ट होगा, और लाइव टेस्ट के बाद आई थिंक कि वो 1 आवर का टेस्ट होगा ना। तो आप टेस्ट कितने बजे दोगे कल बताओ, और देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। 5 के अराउंड रखो टाइम। ओके, तो 5 से 6 चलेगा सबको? नो सर। नो सर। टाइम बोलो आप। सर 7:30 के बाद ही। अच्छा, संडे है कल तब भी? सुबह दे दो सर। और कल संडे है वैसे भी। संडे सुबह चलेगा सर। तो हाँ, तो ऐसा करो, टेस्ट ले लो और शाम को सॉल्यूशन कराना। हाँ फिर दिन में आप पूरा जो है वो कर लेना ना। हाँ सर, सुबह पर 8 बजे के आसपास। ओके, तो टेस्ट मैं ओपन कर दूंगा मतलब रात को ही। आप कल 9 बजे से पहले पहले सब टेस्ट दे देना। ठीक है सर। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि सबकी अटेंडेंस हो कल। ठीक है, ताकि हम शाम को हेल्दी डिस्कशन कर सकें ओवर द टॉपिक, एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स ऑन मंडे। चलो, ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय।